नेक्स्ट है, आप शुरू हो जाना चाहिए था। अगर हो गया है आज हम प्रिपरेशन, लोग देंगे समवन इज रेडी, तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप रेडी नहीं है तो परसों से करिए, क्योंकि एक दिन में आज सबका से तो हम लोग होगा नहीं। देंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग, मैम उसके अभी बाद ही होगा। देखिए तो मैम, परसों से ही कीजिए क्योंकि अभी बीच में हम लोगों का ईद था तो टाइम बिल्कुल नहीं मिला रेडी करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से मतलब कल तो नहीं है हमारा क्लास, हेलो परसों मैम। से आप लोग तैयार रहेंगे और दो दो ग्रुप एटलीस्ट रोज दिन देंगे। मैम हाँ मैम आज से हम लोग देंगे संदीप मैम और हम लोग का हम। रेडी है। आज है क्या? यस मैम। तो फिर ठीक है, मैं अलाउ करूंगी स्क्रीन शेयर करना। आप लोग शेयर करेंगे, नाम और रोल नंबर मुझे बता देंगे। मैम ये चेंज कौन कहाँ कौन? से होगा? नाम चेंज कहाँ से होगा? अच्छा, आपको वापस जाइए, रीनेम का ऑप्शन आएगा। ठीक। एक सेकेंड जरा मैं मंजू सर को फोन करूँ। ए कलम का पीछे हमार। काफी दे ऑडिबल हो ना? यस मैम। सर आप स्क्रीन शेयर करना Yes. बस अलाउ कर दीजिए बंदे सर, ताकि बच्चे प्रेजेंटेशन शुरू कर सकें। आज किनका है वो प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे? किसी का है प्रेजेंटेशन? यस मैम हम लोग का। आप लोगों में से अभी किसी ने कहा ना कि हम लोग देंगे आज? यस मैम मैं कहा था अरमान। अरमान तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम कुछ बोल रहे हो पर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैम नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है मैम इधर। सुन रहे हो आप लोग अरमान को? मैम उसको प्रेजेंटेशन देना है, मैम वो बोल रहा देने। अर्पिता, अरमान की कुछ आवाज आ रही है क्या? मैम अभी आई थी उसकी आवाज। आवाज आ रहा है। ना मैम मैं ये है। अभी बोलो। हाँ आ रही है अब। हाँ आप कुछ बोल रहे थे अरमान? यस मैम। हाँ बोलो। मैम प्रेजेंटेशन देना है। हाँ तो दो ना, स्क्रीन शेयर करो, अलाउड है। ओके मैम ओके मैम। तब से तो मैं यही बोल रही हूँ। मैम पूरा टीम अवेलेबल नहीं है अरमान का। अच्छा तो नहीं फिर है? कैसे होगा? सौरभ तो है ही है, तुम भी है ही हो, बबलू सिर्फ नहीं है शायद। हाँ नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। 3 तो है, ये सिर्फ एक बबलू नहीं है। क्या? मैम एक स्टूडेंट जो है ना मैम वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर करना चाहे तो कर सकते, नहीं तो वेट कर लीजिए, परसों से शुरू करेंगे। यस मैम परसों से। ठीक है। तो हम लोग आज क्लास शुरू करें?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. हम Yes, लोग ma'am. कहाँ पे थे हम लोग? Ma'am, features of management. ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन ही अभी चल रहा है, राइट? Yes, yes, ma'am. ठीक, एक सेकंड। ठीक है, फीचर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटिव, ये सब कहाँ तक हुआ था? परवेसिव तक ही हुआ था मेरे ख्याल से। मैम इंटीग्रेटिव फोर्स तक हो गया था। Yes, ओके, ma'am. ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी से देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 4 देख लिया। मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है? मैनेजमेंट है या कोई भी ऐसा साइंस है जो प्योर साइंस नहीं है, प्योर आर्ट्स नहीं है, तो दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन मतलब मैंने आपको बताया था कि डिसिप्लिन मतलब हम लोग क्या समझते हैं? Ma'am, different subjects combination. बिल्कुल। तो डिसिप्लिन का मतलब हम लोग जो समझते हैं अनुशासन वो है, लेकिन जब कॉलेजेस में या हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हम डिसिप्लिन का मतलब होता है डिफरेंट Subject. फैकल्टीज या डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिफरेंट Multi सिलेबस। subject. ठीक है ना? हाँ, तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स को के मिलने से मैनेजमेंट का जो होता है ओरिजिन वो हुआ है। मैनेजमेंट डील्स विद बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, और इसमें सारे तरीके के इमोशंस है, जैसे साइकोलॉजी है, इसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें इसमें उसके बाद अकाउंट्स है, इसमें सोशियोलॉजी है, इसमें सोशियोलॉजी कैसे है, सोशल स्ट्रक्चर है, क्या कल्चर क्या है, पता है ना? हम लोग कल्चरल बैकग्राउंड आपको बताते हैं ना, कल्चरल बैरियर। जब हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी कंपनी को शिफ्ट करते हैं तो वहां के कल्चर के बारे में हमको पता करना होता है, ताकि कोई भी कल्चरल बैरियर ना हो। ठीक है, ताकि कोई भी कल्चरल बैरियर के कारण हमारा कोई ऐसा मूव ना हो जाए जो वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो जाए। हमें क्या करें? नॉर्मली देखो क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो है वो गणेश जी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। वहां लोग गणपति की बहुत पूजा करते हैं, ठीक है ना? बहुत ज्यादा वहां पे बिलीव करते हैं। तो किसी फॉरेन कंपनी ने सोचा कि चलो हम अपनी गणेश जी की मूर्ति बना के वहां पे बेचेंगे, ठीक है ना? तो बहुत लोग वहां पे गणेश जी का करते हैं, तो हमारा सेल बहुत बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप लोग मुझसे बताइए कि गणेश जी का जो सूंड होता है वो किस तरफ मुड़ा होता है? कभी देखा है उनका वो किस तरफ होता है? इधर Ma'am, इधर right. इधर Ma'am, right. Right. किधर मुड़ा Ma'am, होता है? right. Right, ma'am, right. 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 ठीक है, तो हम वो पूरा हमेशा राइट की तरफ मुड़ा होता है। और उन लोगों ने जो गणेश की प्रतिमा बनाई, तो अब उनको कल्चर नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था कि क्यों गणेश जी का सुर हमेशा राइट की तरफ मुड़ा रहता है। और उनके प्रतिमा में कॉमन एरर आ गया कि उन्होंने सबका सारा सूर को लेफ्ट की तरफ मोड़ दिया, एंड दैट देयर इज सम रीजन कि क्यों वो राइट की तरफ है। तो उनका सारा का सारा जो प्रतिमा था, जो सारा का सारा उनका प्रोडक्ट था, सब रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो वहाँ के आस्था के हिसाब से नहीं था, वहाँ के कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से नहीं था। तो मैनेजमेंट में आपको डिफरेंट कंट्रीज का कल्चर, वहाँ पे क्या एक्सेप्टेबल, यहाँ पे कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल हैं, ये भी जानना जरूरी है। ऐसे आपको अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे ह्यूमन देखो, मोहम्मद जावेद आलम वांटेड टू एंटर एंड ही हैज नॉट अपडेटेड एवरीथिंग ना। उसका रोल नंबर है ना कुछ है, कैसे मैं अलाउ करूँ ऐसे? ओके, तो इसलिए तो यहाँ बहुत सारे ऐसी चीजें जहाँ पे एचआरएम के बहुत सारे पॉलिसीज आपके कल्चर को नहीं मालूम होने के कारण क्या होते, फेल हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाता है, डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो कल्चरल ट्रेनिंग भी है। तो इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विकास शास्त्र, मानव विकास शास्त्र का भी इसमें अध्ययन लिया गया है। जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तो हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जानने के लिए why people behave
द वे दे बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनका एक्चुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए ताकि वो हमारे लिए वैल्यूएबल हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के काम को कर सके। तो इन सारे चीजों का स्टडी होता है, इसीलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। व्हाई इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी? बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ different arts like science, different subjects like economics, anthropology, sociology, psychology, economics, accounts, a lot of things combined together, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, मल्टी तो एक मिनट, जावेद आलम, जावेद, जावेद, देखो ये ऑडियो से भी कनेक्टेड है। जावेद, आई एम कीपिंग यू इन वेटिंग रूम, आप अपने आप को पूरा अपडेट करिए और फिर आप ज्वाइन करिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। अर्पिता Yes, समझा? नहीं समझ में आया? मैम ma'am, आ आ गया। गया समझ में। ठीक है, ओहो, नाउ नेक्स्ट। ठीक है, अब है नेक्स्ट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स इन फ्यूचर। फ्लेक्सिबल मतलब आप जानते हैं कि रिजिड नहीं होना सिचुएशन के चाहिए। अनुसार मैम बदल जाना। हाँ Adjust कर बिल्कुल देना। सही, वेरी गुड। शीला अब आप मैम। लोग खुद से करें। फ्लेक्सिबल मतलब उसमें रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब चेंज की जरूरत है तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर चेंज आप नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने इससे पहले क्या क्या हुआ, फॉरगेट इट। हमारे सामने दो दो एग्जाम्पल है। हमारे सामने डीमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल है जिसमें कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट किया गया। हमारे सामने पैंडेमिक का एग्जाम्पल है जो इतना भयानक रूप ले रहा है, और फिर भी काम तो करना है, ठीक है ना। जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम काम करते रहेंगे। और ऐसे भी हमारा इकोनॉमी बहुत खिल गया है, पर फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिजिड नहीं बना रखा है। और वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो रिजिड है, जो कहीं ना कहीं कैशलेस इकोनॉमी को नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हुए, बोले हम कैश में ही आपको देंगे, हमें भरोसा नहीं आप हमें पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, गूगल में मेरे अकाउंट में आ रहा है नहीं आ रहा है, वॉटेवर जो भी जिस भी तरीके का उनके अंदर क्या कहते हैं एक दुविधा होता है या शंका होता है, उसको क्लियर करना पड़ा ना आपको, उसको लेकर के आना पड़ा। अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाते। छोटी छोटी बिजनेस आगे चली गई और बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कितने दिन के लिए उनमें उनके लोग चले गए छोड़ करके उस समय, क्योंकि बहुत जगह पॉसिबल नहीं हो रहा था रेगुलर बेसिस पे लेबर्स को पे कर पाना, है ना। बहुत सारी जगह होता है जहाँ पे कैजुअल लेबर्स होते हैं, उनको रेगुलर रोज रोज पे किया जाता है, तो वो सब नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। तो आपको क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। चेंज जो एनवायरमेंट में है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना जरूरी है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब समझ में आया? जो भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हुए, ये इंटरनल भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल सिचुएशन में भी चेंज आएगा तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और अगर एक्सटर्नल सिचुएशन में चेंज आता है तो भी खुद को हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट? यस मैम। ठीक है। नाउ ओनर्स एंड मैनेजर्स में बी डिफरेंट। इसका कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या आपकी क्लास में? Yes, ओनर्स yes, एंड ma'am. मैनेजर, Yes, ma'am. ठीक, यस मैम। एक मिनट मैं यस आती हूँ। मैम। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सारे यस मैम, आई एम हैप्पी। तो चलिए कोई भी एक स्टूडेंट रिप्लाई करिए कि मैनेजर्स एंड ओनर्स, इस पॉइंट का क्या मतलब मे बी डिफरेंट? मैम ओनर्स और मैनेजर्स सेम होते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन वही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ वर्किंग एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में एक चाहिए उनको लीड करने के लिए। इसलिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स और ओनर्स डिफरेंट है और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स और ओनर्स सेम। हाँ, बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मैनेजर भी हो सकता है, वो अपने पूरे काम को भी मैनेज करेगा, और ओनर भी हो सकता है, ठीक है ना। दो ही, बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। शुरू में जब बिगिनर्स होते हैं तो एक दो एम्प्लॉय ही होते हैं, वो मैनेजर जो मेन होता है वो मैनेजर भी होता है, और अपने सारे जितने भी डिपार्टमेंट है सारे काम को खुद ही डील कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे जैसे डिफरेंट ब्रांचेज आएंगे, जैसे जैसे उसका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा, वो ओनर हर एक चीज को खुद तो मैनेज नहीं कर सकता, हर एक ब्रांचेज को अकेला मैनेज नहीं कर पाएगा।
तो मैनेजर्स एंड ओनर्स में भी डिफरेंट का मतलब है, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ये अलग अलग होते हैं। जो ओनर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और मैनेजर्स जो होते हैं वो उनके जस्ट जो भी उनका स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, जो भी उनका विजन होता है, उसके मुताबिक डिफरेंट ब्रांचेज को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी को या टैक्टिकल प्लान्स के थ्रू काम को करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि वो सेम हो सकते हैं जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन वो डिफरेंट होंगे जब हमको मैनेजेरियल अप्रोचेज को, मैनेजेरियल थियरीज को ज्यादा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ पूछिए। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है मैम? ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी पूछा गया था क्लास में, याद नहीं है? पहले भी आप लोगों ने पूछा था कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, कौन संदीप होता है ही पूछा बताइए। था। संदीप ही पूछा था, चलो ठीक है, मुझे तो याद है संदीप। अब बताओ, तुम बताओ मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या मतलब हुआ? नॉर्मली जब हम बोलते हैं ये एमडी है इस कंपनी का, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं मालूम थोड़ा मैम। वही ओनर होता MD है, को बोला जाता है। वही ओनर होता है, ठीक है ना? वही ओनर होता है, उसी का बिजनेस होता है, इसीलिए उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। वो हेड होता है मैनेजमेंट का, ठीक है संदीप? है ना हमारे डायरेक्टर सर, एमडी यस ऑफ सिमस कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट, राइट? वही ओनर है ना? यस समझ में आया? यस मैम। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं उनके काम को मैम मेरा मैनेज करना। डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से रिपीट कर दीजिएगा। क्या रिपीट करूं? मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है? मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कब हुआ था बताओ? फ्लेक्सिबिलिटी, फिर से बोलना, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ऑनर्स और मैनेजर जो डिफरेंट है वो। ओनर्स एंड मैनेजर्स आर डिफरेंट, ठीक है, Yes. ओनर्स एंड मैनेजर्स आर डिफरेंट। हमने ये बोला कि जब छोटी बिजनेस होती है तो एक ही आदमी जो मैनेजर है वो खुद ही ओनर भी हो सकता है और वो बिजनेस को रन भी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा होगा, जैसे जैसे हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में टर्न होंगे, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, या मल्टीपल ब्रांचेज हो जाएंगे, तो क्या एक है आदमी के लिए पॉसिबल है पूरे बिजनेसेस को डील कर पाना? तो वहां उनको अलग अलग मैनेजर्स नियुक्त करना पड़ेगा, अलग अलग ब्रांचेज के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। तो वहां पे मैनेजर्स एंड ओनर्स अलग अलग होंगे, ठीक है, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके। संदीप तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बोथ आर्ट एंड साइंस। बोथ आर्ट एंड साइंस का क्या मतलब हुआ कि मैनेजमेंट दोनों ही है, ना तो वो प्योर आर्ट है, ना तो वो प्योर साइंस है, और ना ही ये प्योर कॉमर्स है, ठीक है ना? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट्स व्हाई हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। बहुत सारे डिसिप्लिन है इसमें, बहुत सारे काम है इसमें, जो इसमें क्या है, जुड़े हुए हैं एक साथ उनका कॉम्बिनेशन किया गया है, ठीक है? अब इसी तरह ये बोथ आर्ट एंड साइंस का क्या मतलब हुआ कि मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट भी है, साइंस भी है। मैंने आपको कई बार बोला कि व्हाई इट इज साइंस, बिकॉज इट हैज प्रिंसिपल्स, इट हैज थियरीज। हम पढ़े हैं कि साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा है कि कौन सा ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने ये भी पढ़ा है हेनरी फ्योल का। और कौन सा है हेनरी फ्योल का? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट तो नहीं है उसका, ब्यूरोक्रेटिक तो प्रिंसिपल का, एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने ये तीनों पढ़ा है कि देयर आर डिफरेंट थियरीज। उसके अलावा भी हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स और थियरीज इसमें देखे हैं, बहुत सारे थियरीज देखे, लाइक मास्लोज थियरीज, हर्ट्जबर्ग थियरीज, और भी कई सारे जो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैनेजमेंट का वो हिस्सा है, राइट? है ना? तो इसमें है थियरीज है, प्रिंसिपल है, और ये साइंस में होता है। लेकिन ठीक है, इस थियरीज एंड प्रिंसिपल को आप हर जगह एक जैसे एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, राइट? क्यों नहीं हम इसको? हेलो मैम। हाँ हाँ मैम साइंस कैसे और आर्ट्स कैसे सर, मैम एग्जांपल्स में? हाँ, मैं बताती हूँ साइंस कैसे आर्ट से, थोड़ा वेट करो, मैं अभी वही बता रही थी कि ये साइंस कैसे है। क्योंकि साइंस में क्या होता है, थियरीज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है ना, ब्यूएनसी, न्यूटन प्रिंसिपल, न्यूटन थियरी ऑफ ग्रेविटेशन है, थियरीज इसमें सिद्धांत है। उस सिद्धांत को फॉलो करने से हमको पता चलता है कि क्यों ग्रेविटी है, क्यों नीचे की तरफ गिरता है सारा सामान, क्यों जहाज फ्लोट कर पाता है, सब पता चलता है ना हमको। यस सर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी मैं दूसरा
पार्ट पे चलती हूँ कि आर्ट कैसे है। तो प्रिंसिपल्स यहाँ पे भी है, थियोरीज यहाँ पे भी है। हमने यहाँ कितने सारे थियोरीज देखे हैं मैनेजमेंट में। इकोनॉमिक्स में देखो तो एडम स्मिथ का थियोरी है। साइंस में अपने हम जो पढ़ रहे हैं अभी पीपीएम में आ जाओ तो तुम्हारे पास हेनरी फ्योल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैक्स वेबर, इनकी थियोरी, इनके प्रिंसिपल्स है। जब थियोरी में आते हैं तो मास्लोज थियोरी ऑफ मोटिवेशन है एंड अदर थियोरीज ऑफ मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन है। तो ये सब साइंस में होता है। साइंस में जैसे थियोरी और प्रिंसिपल के बेसिस पे काम होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। लेकिन इन सारे प्रिंसिपल्स को, इन सारे थियोरीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये हमारे अपने ह्यूमन स्किल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये मैनेजर के आर्ट पे डिपेंड करता है कि वो इनको कैसे इंप्लीमेंट करे, क्योंकि इस प्रिंसिपल्स को, इस थियोरीज को आप हर एक सिचुएशन में इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या वही होगा जैसे हमने E बराबर mc स्क्वायर है आइंस्टाइन की थियोरी, E बराबर एनर्जी इक्वल टू मास एंड कंजर्वेशन स्क्वायर। तो ये हर जगह फिक्स है, ये कहीं नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इसीलिए वो प्योर साइंस है। लेकिन यहाँ पे जो F.डब्ल्यू. टेलर है या फिर यहाँ पे जो हेनरी फ्योल है या फिर मैक्स वेबर है या फिर मास्लोज है, इनके थ्योरी को आप एज इट इज हर सिचुएशन में इंप्लीमेंट करेंगे नहीं। आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर जजमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल कि आप इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस कि आप कितने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितने अच्छे से उस चीजों को जहां जरूरत जिस तरीके से उस तरीके से उसको चेंज कर पाते हैं। इसीलिए ये आर्ट एंड साइंस दोनों है, जहाँ पे हर एक चीज तुम दे दो, ठीक है ना। एवरीथिंग, एक दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ शुरू करो, एक को रतन टाटा लैपटॉप लेके नेट पे खत्म। एक को कोई, आप म्यूट कर लीजिए। वेटिंग में है। कौन वेटिंग में? सिर्फ एक अभिषेक कुमार मुझे वेटिंग में दिखा। प्रियंका मैम। तो जो XYZ कोई और है, तो दोनों लोगों के बिजनेस में अंतर हो रहा है, साथ में ग्रो कर रहा है। मैंने बोला कि एक को आप रतन टाटा को दे दीजिए सिमिलर रिसोर्सेज, सिमिलर लोग, सिमिलर थिंग्स और सिमिलर बिजनेस, और किसी एक और को दे दीजिए XYZ पे, तो दोनों के मैनेजमेंट स्किल पे डिफरेंस है। और उस मैनेजमेंट स्किल के डिफरेंस के कारण जो बिजनेस का ग्रोथ है वो अलग अलग होगा। यस मैम। यस ये मैम। होता है स्किल, ये होता है आर्ट। तो मैनेजमेंट में आर्ट की जरूरत होती है। आप कितना अच्छा जजमेंट कर सकते हैं, कितना अच्छा आप फॉरवर्ड लुकिंग कर सकते हैं, जो चीज नहीं दिख रहा उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। होता है ना, कई बार हमें नहीं पता होता ये होने वाला होता, पर वो समझ जाते हैं कि ये कमिंग टाइम होने वाला है, ये चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आर्ट एंड साइंस। क्लियर हुआ सुंदरम? आपको समझ में आया? यस मैम। Since in management also there is there are certain theories, there are certain principles which we need to follow, लेकिन कैसे as it is नहीं, इसको अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इंप्लीमेंट करें, चेंज करें। जो भी आपको अल्टरेशन करना, करने के बाद आपके लिए जो सही है आप उसको लीजिए। समझ में आया? जी ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। अच्छा, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, इसका क्या मतलब हुआ? मैनेजमेंट मैम एक अदृश्य है जिसको हम फील कर सकते हैं। हम सिर्फ फील कर सकते हैं इसके रिजल्ट। मैनेजमेंट अदृश्य तुमने जो बोला इंटेंजिबल, इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट वी कैन नॉट, इट इज नॉट फिजिकली, ठीक है। नहीं, मैनेजमेंट कुछ ऐसा नहीं है कि आप किलो के भाव से खरीद कर ले आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके पास बहुत अच्छा मैनेजमेंट है तो हम भी जाकर के ले आते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये फील किया जा सकता है, इसको आप अनुभव कर सकते हैं, आप इसको रिजल्ट में देख सकते हैं, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। इट इज नॉट टैंजिबल समथिंग दैट यू कैन बाय, यू कैन परचेज, ठीक है ना, जिस पर आप अपना अधिकार जताए। ये आपके पास बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपके पास, जैसे मैंने बोला कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल, तो कैसे रिजल्ट से पता चलता है कि टाटा मोटर्स या टाटा कंसल्टेंसी आप देख लीजिए, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, नमक से लेकर के कंप्यूटर तक, गाड़ी तक, 4 व्हीलर तक और घर तक, क्या नहीं बनाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है? इंटेंजिबल। अब इनके रिजल्ट में दिख रहा है कि यहाँ का मैनेजमेंट क्या है। जो भी आदमी इसका मालिक है या जिसके भी मैनेजमेंट के हिसाब से ये कंपनी चलती है, मैनेजमेंट के हिसाब से चलती है, वो क्या है?
वो काफी अच्छा है, वो काफी अच्छा है, काफी क्वालिफाइड है, काफी एक्सपीरियंस है, काफी काबिल के हाथ में है ये कंपनी, इसीलिए इसका रिजल्ट क्या है बहुत ही बढ़िया मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी एक बार हुआ और उसके बाद नहीं हुआ, है ना। तो आपको उसके रिजल्ट से पता चला कि मैनेजमेंट कैसा है, तो अच्छा है यहाँ का मैनेजमेंट, राइट। आप लेकिन उस अच्छे मैनेजमेंट को चुरा नहीं सकते। क्या चुरा करके अपनी कंपनी में लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते, नो राइट। यू हैव टू मैम, लर्न, यू हैव टू। हाँ, मैम किसी भी कंपनी को जो मैनेजमेंट को कैसे फील कर सकते जो इंटेंजिबल है? तो क्या कहा तुमने? बोल रहे हैं मैम कि किसी भी कंपनी अगर इंटेंजिबल है तो उसको अगर महसूस करने के लिए, फील करने के लिए उसको कैसे पता करेंगे? वही बस मैं वही। क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ सुंदरम, तुम सुनते नहीं हो क्या जब मैं बोल रही होती हूँ? तो अभी मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, कैसे पता चलेगा क्या का मैनेजमेंट अच्छा यस है? मैम, वो उसके तो दिखता रिजल्ट, नहीं है, उसके रिजल्ट से पता चलेगा सुंदरम, वहां के रिजल्ट से मैम पता चलेगा। उनके प्रोडक्ट्स मैम के आवाज नहीं आ रहा था मैम, नेटवर्क इशू है अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वहां के आप देखिए, यही मैंने बोला कि देखो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, यू कैन नॉट होल्ड इट, ठीक है ना, यू कैन नॉट स्टोल इट। किसी से आपने चुरा लिया और आपने अपने कंपनी में ले जाके अब यूज कर लिया, यू हैव टू लर्न इट, है ना। यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ ऑन अ गुड मैनेजरियल स्टाइल। तो मैंने कहा कि मान लो किसी बिजनेस में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है या बहुत खराब है, तो वो उसका रिजल्ट ही बता देता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है या खराब है। अगर खराब है तो आपको महीने दिन के बाद बिजनेस का हालत दिखने लगेगा, है ना, साल भर के बाद दिखने लगेगा, वाइंड अप हो जाएंगे। अगर अच्छा है तो वो ग्रो करेगा, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, ऐसे बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, राइट, उनका बिजनेस साइज। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग कवर कर लेते, ठीक है। पूछ लिया करो सुंदरम जो चीज नहीं समझ में आ रहा है। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब मैनेजमेंट इज डायनेमिक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। क्रिएटिव मैम, इट इज एवर चेंजिंग, है ना। यस मैम, बदलते रहता है हमेशा। हाँ, ये हमेशा बदलते रहता है। मैनेजमेंट क्या है? हमेशा बदलते रहता बदलते है, रहता है ठीक है। सिचुएशन के तो अनुसार। हाँ, ये हमेशा बदलते रहता है। एवर चेंजिंग है मतलब कि मैनेजमेंट डायनेमिक है, डिफरेंट चैलेंजेस होता है, एक जैसा सिचुएशन नहीं है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो या इंटरनल, देखो इन्वायरमेंट चेंज होंगे, इन्वायरमेंट पे हम लोग डिपेंडेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट होता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बदल दी तो भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम करने का तरीका बदलना होगा, है ना। गवर्नमेंट ने मान लीजिए आप जिस प्रोडक्ट में डील करे उसको बैन कर दिया, तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। समझ में आया? यस मैम। उसी तरह उसी तरह उसी तरह अगर गवर्नमेंट का मैंने एग्जांपल लिया था, अभी दूसरा कोई एग्जांपल, इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज आ जाती है। अगर मान लो कि हमारे किसी कंपनी के साथ रॉ मटेरियल हमको चाहिए होता है, किसी दूसरे देश से हम मंगाते हैं या किसी दूसरे स्टेट से मंगाते हैं, तो दूसरे अगर देश से मंगाए और मान लो कि उस रॉ मटेरियल के सप्लाई पे बैन लग गया उस कंट्री में, या फिर उस कंट्री के साथ हमारे संबंध खराब हो गया, अगेन पॉलिटिकल नेचर का है ये, तो संबंध खराब हो गया, अब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी बंद है, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर हमारा बिजनेस हैम्पर करेगा सडनली। अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन में, इकोनॉमिक का ले लेते हैं एग्जांपल, कि मान लो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, ठीक है ना, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है अभी के हालात में, नौकरी जॉब कट्स हो गया है, या फिर है भी तो अभी नहीं, पूरा का पूरा सैलरी नहीं मिल रहा, तो ऐसे में क्या हो सकता है? फिर से बिजनेस हैम्पर होता है, फिर से बिजनेस पे प्रभाव आता है, हमारे परचेज और हमारे सेलिंग कैपेबिलिटी चेंज हो जाती है, तो हम इसका असर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे दिखेगा। चलो, तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी कुछ एनहांस हो जाता है, ठीक है ना, कंप्यूटर आ जाने से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम आसान हुआ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हम एक साथ प्रोड्यूस करने लगे, जो मैनुअली हम 10 यूनिट प्रोड्यूस करते थे वो हम मशीन के हेल्प से 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे एक दिन में, तो ये पॉसिबल हुआ। तो टेक्नोलॉजी का चेंज हो, पॉलिटिकल चेंज हो, इकोनॉमिकल चेंज हो, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं हम। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हो सकता है? तो आपका सप्लायर सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आपके एम्प्लॉयज खुश नहीं है, वो काम करने में मन नहीं लगा रहे, लगातार स्ट्राइक पे चले जा रहे हैं, आपका मशीन है वो बार बार टूट रहा है, अब आपको मशीन चेंज कराना पड़ेगा। इन सब चीजों का असर भी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है और उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे होगी। समझ में आ रहा है ये? तो इन सब चीजों को डील करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इन सारे चैलेंजेस, जो ये चैलेंजेस रोज हमें मिलते हैं अपने बिजनेसेस में ड्यू टू सर्टेन चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको अलग हर बार अलग अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है, कुछ अलग अलग स्टाइल, कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना पड़ता है, ताकि ये
जो भी बिगड़ा हुआ है या जो भी हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, उल्टा इफेक्ट, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सके, तो इसीलिए हम इसको डायनामिक कहेंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अभी इसके बाद इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले अटेंडेंस बना लेते हैं। 1, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लिया करिए। 1 2 यस मैम। 3 4 यस मैम। 5 6 Yes, ma'am. 7 प्रेजेंट मैम। 8 9 यस मैम। 10 11 यस मैम। 12 13 प्रेजेंट मैम। 14 15 प्रेजेंट मैम। 16 17 18 यस मैम। 19 प्रेजेंट मैम। 20 प्रेजेंट मैम। 21 22 Present, ma'am. ठीक है, प्रेजेंट 22 मैम। 23 प्रेजेंट मैम। 24 प्रेजेंट मैम। 25 प्रेजेंट मैम। 26 प्रेजेंट मैम। 26। सतीश, समझ में आ रहा है अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो? यस मैम। ठीक है, आपका ये सब छूटा हुआ होगा मेरे ख्याल से। यस यस मैम। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और कुछ ना समझ में आए तो पूछिए। 27 28 29 29 30 31 30 है क्या आदित्य? Yes, ma'am. 31 यस मैम। 32 ठीक है, 32 33 प्रेजेंट मैम। 34 Yes, ma'am. 35 36 37 38 प्रेजेंट मैम। 38 39 39 40 40 Yes, ma'am. 41 मैम। ओके, Yes, ma'am. 41 42 43 Yes, ma'am. 43. 44 यस मैम। 45 46 47 48 49 प्रेजेंट मैम। 50 मैम 51 48 मैम। यस अंकित ओके बन चुका, ठीक है। 51 यस मैम। 52 ठीक है, 52 मैम 48 मैम। 52 यस मैम। 53 मैम 48% है उसका बन गया। नेटवर्क स्लो है। कितनी बार कहा मैंने, एक बार बोल दिया तुमने तो बन गया। 58 59 मैम 54। मैम 57। 54 हो गया। 57 में 55 56 57 प्रेजेंट मैम ठीक है। 57। 58 59 60 60 प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। ठीक है। 61 यस मैम। 61 प्रेजेंट। 61 यस मैम। ठीक है। 62 मैम 60 मैम। हो चुका। 62 63 प्रेजेंट मैम। 64 प्रेजेंट मैम। 65 66 प्रेजेंट मैम। 67 प्रेजेंट मैम। 68 69 70 71 मैम 70। प्रेजेंट मैम। ठीक है, 70 हो गया। मैम 70।
हो चुका है। 72 प्रेजेंट है क्या? Yes, ma'am. 73, Present, ma'am. 73. 74, 75, 76, 77, 78, 79, Yes, ma'am. 80, प्रेजेंट में 81, प्रेजेंट में 82, 82, 83, प्रेजेंट मैम 83 84 हो गया। ठीक है, आप जो जो बाद में ज्वाइन किए ना, मैम डिस्कनेक्ट हो गए थे। नाम बताना, नाम बताओ। मुकुल 53 मुकुल। मुकुल, ठीक है, मुकुल बना देते हैं। मैम 45 MD नाजिस। नाजिश मैंने आपको बना दिया, मैंने देखा था आपको इन करके। ठीक है, मैम 37। Who is 37? साक्षी बना दिया। यस मैम। ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि जो भी लास्ट में ज्वाइन किए हैं, जो भी बाद में आए हैं क्लास में, मतलब बाद में आए क्लास में का मतलब आज की क्लास की बात नहीं कर रही, जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है उनका है कि आप प्लीज अब मत छोड़िए, क्योंकि हम लोग सब चीज को रिपीट कर रहे हैं फिर से वापस से रिवाइज कर रहे हैं। तो अभी आप मत आइए लेट, अभी आप मत छोड़िए, ठीक है ना? अभी आप रहिए क्लास में। और अभी चूंकि हम रिवीजन ही आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग रहेंगे एवरी डे। आप छोड़ेंगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना? चलो, हम लोगों ने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अभी खत्म कर लिया। क्या क्या मैनेजमेंट है, क्या क्या फीचर्स है मैनेजमेंट की, क्विक रिकैप आप लोग बताओ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या क्या है। मैम Continuous कंटीन्यूअस process, प्रोसेस है, परवेसिव है, Continuous इंटेंजिबल, pervasive result oriented, इंटेंजिबल, डायनेमिक, force or multidisciplinary both art and level, management honor of manager and Management different managers and and owners, both art and Dynamic. science management, and intangible, result dynamic, oriented, डायनेमिक। ठीक है, यानी आप सबको कम से कम 5-7 तो याद है अभी, है ना? डायनेमिक पूरा याद है यस मैम। मैम। सीधे पूरा याद है। मल्टीडिसिप्लिनरी है, आर्ट एंड साइंस है, ठीक है, बहुत सारा आप Flexible, लोगों को याद है। तो आप इस आंसर को खुद से लिख सकते हो ना? yes मैम। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग Hello, अपने ma'am. इम्पोर्टेंट, हाँ बोलो। बोले मैम ये 10 जो फीचर्स है इसको आप शॉर्ट करके 1 या 2 लाइन में लिखवा सकते हैं? अरे यार, 10 फीचर्स को 1-2 लाइन में कैसे लिखोगे तुम, ये बताओ, ये तो बहुत 10 चैलेंजिंग को है। नहीं, मतलब मैम एक का मतलब 1 लाइन में ऐसे करके। आप लिखिए 1 लाइन में, जो आपको समझ में आता है आप 1 लाइन में लिखिए, ठीक है? 2 मैंने point आपको देगा। 4-4 लाइन में एक्सप्लेन किया, आपकी पॉइंट 1 से 2 लाइन में खत्म कर दीजिए। अगर आपका लॉन्ग आंसर काफी लेंदी है, ठीक है ना, अगर वो 15 नंबर के लिए आता है, तो फिर आप 2-2 में खत्म करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तब आपको 7-8 नंबर मिलेगा। अगर आपका लेंदी है 15 नंबर का या 12 नंबर के लिए आ रहा है, फिर आप कैसे लिखिएगा? तो आप ज्यादा नहीं मैम, लिखिए। अभी वो वहाँ पे तो लिख देंगे, यहाँ पे बस अभी हमको लिखवा दीजिए ना एक बार सबको। क्या लिखवा दूं? लिखवाऊंगी नहीं मैं, इतना कितना सबको। स्पून फीडिंग करूं? मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नोट्स दे चुकी हूँ, अब और कैसे लिखवाऊं? आप उसमें से छांट लीजिए जो आपको समझ में आता है, आप 1-1, 2-2 लाइन लिख लीजिए, अपना आंसर खुद बना लीजिए। अब इसमें लिखवाने के लिए कुछ है क्या? नो मैम। नो मैम। मुझे नहीं लगता। अब इसमें मैंने आपको जो कंटेंट देना था दिया, जो समझाना था समझाया, आपको जो समझ में आया आप अपने लिए 2-2 पेज 2-2 लाइन का आंसर लिखना चाहते हो, 2-2 लाइन का आंसर मैम लिख खुद लीजिए। से रिवीजन करते रहिए सब। परेशान तो हाँ, और रिवीजन भी हम लोगों ने कितनी बार किया है इसका, तो ओके है मैम, ना? थैंक यू मैम। यस मैम। यस मैम। आप कर सकते हैं, इसमें लिखवाने जैसा कुछ नहीं है इसमें। नहीं बस ठीक है थोड़ा ना? सुविधा के लिए बोले थे। हाँ, तो सुविधा के लिए मैंने आपको नोट्स दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, और आप अब खुद से भी तो कुछ एफर्ट लगाइए, जी मैम, खुद से थैंक एफर्ट यू। लगाइए, मुझे बताइए कि सर मैम ये सब मैंने लिखा, क्या ये सही है? आई विल टेल यू कि हाँ ठीक है कि नहीं ठीक है, कुछ उसमें चेंज करना चाहिए। ओके, यहाँ पे अब हम लोगों का जो इसमें बचा हुआ वो इम्पोर्टेंस बचा हुआ, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इतना महत्वपूर्ण है आज की डेट में? मैनेजमेंट, कोई भी आंसर बताओ, क्यों हम मैनेजमेंट को इतना इम्पोर्टेंट? मैम हाँ मैम मैम कम रिसोर्सेज में ज्यादा, मतलब कम ही रिसोर्सेज में उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लेना, यानी कि कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, है ना? कम रिसोर्सेज में Yes, आप ma'am. अधिक से अधिक चीज कर Yes, सके, ma'am. यानी आप Cost Unwasted reduce cost से को करके रोकने best के reduce लिए कर quality सकते हैं। in हाँ, minimum cost.
वेस्टेज को रोकने के लिए मैम। वेस्टेज को रोकने के लिए, वेरी गुड। तो ये मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले क्या होता था, कम चीजें जरूरत होती थी, कम चीजों को प्रोवाइड कराना होता था। तो अगर आप उसमें बनाते हैं तो क्या है कि ठीक है, एक आध यूनिट अगर खराब भी हो गया तो चलेगा, लेकिन अब क्या है, आप बल्क में हजार हजार 10,000 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका एक भी फॉर्मूला, एक भी प्रोग्रामिंग गलत हुई तो आपका पूरा का पूरा लॉट खराब हो जाएगा और आपको क्या होगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट जरूरी है ताकि आप क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, रिसोर्सेज को बर्बाद होने से बचा सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आपने ज्यादा कॉस्ट पे कोई सामान प्रोवाइड किया, अगर आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं किया करोगे तो क्या होगा, सेम ही प्रोडक्ट आप जो बनाएंगे वो महंगा हो जाएगा, है ना। और जो आपका कॉम्पिटिटर बनाएगा वो सस्ता हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि उस प्रोडक्ट्स को आप कैसे मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल कराएंगे ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदे, आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को ना खरीदे, क्योंकि आपने उसको सेम क्वालिटी क्या किया है, सस्ते रेट में प्रोवाइड किया है। ये सारे इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा भी है कि आप अपने कंपनी को कैसे और ज्यादा ग्रोथ, हाँ ग्रोथ यानी चेंज एंड ग्रोथ, मतलब चेंज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक्सटर्नल हो या इंटरनल, उसको कैसे मैनेज करेंगे और कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराइएगा और बड़ा बिजनेस बनाइएगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन के वो साउंड ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब क्या 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 उसमें चीजें होनी चाहिए ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम बहुत स्मूथली होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड प्रोवाइड इनोवेशन, प्रोवाइड इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेटिव, क्रिएटिव, न्यू आइडियाज, एकदम सेम बार बार नहीं लाना। कैसे आप न्यू आइडियाज को, न्यू इमेजिनेशन को लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये जितने भी न्यू आइडियाज और न्यू इमेजिनेशन से वो बहुत तौर से लॉन्च किए जा सकते हैं। इसको आप कैसे लॉन्च कर सकते हैं, आप एक प्रोडक्ट के रूप में कर सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के रूप में कर सकते हैं, इनको बढ़ाने के रूप में कर सकते हैं, आप बहुत सारे रूप में क्या कर सकते हैं कि अपने इनोवेटिव, अपने कंपनी के का जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड और उनके मोरल को हाई रखने के लिए कर सकते हैं, कस्टमर डिलाइट के लिए कर सकते हैं। कस्टमर डिलाइट का मतलब एक तो होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन और एक होता है कस्टमर डिलाइट। मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब कस्टमर खुश है आपके प्रोडक्ट से, कस्टमर डिलाइट का मतलब अरे बाप रे, उसने जो चाहा था उससे कहीं ज्यादा उसको मिला, ठीक है ना। यानी एक्सपेक्टेड जो था इस प्रोडक्ट से उसको परफॉर्मेंस, उससे कहीं बेहतर प्रोडक्ट उसको मिल गया, ही इज डिलाइटेड। अब वो कहीं और नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके पास आएगा। संतुष्टि से ज्यादा होती है बहुत ज्यादा खुशी, ठीक है ना। उसने सोचा नहीं था कि उस प्रोडक्ट को, ठीक है उसने सोचा था चलो ये प्रोडक्ट खरीदेंगे 5 साल चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 साल का लाइफ होता है, इतना साल चलेगा, लेकिन वो 8 साल 10 साल चल रहा है। अब वो बहुत खुश होगा ना आपके प्रोडक्ट से कि हमने सोचा था 5-6 साल भी चलाया तो काम चलेगा। उसके सोचने से ज्यादा आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को भी जब आप क्रॉस कर जाते हैं तो कस्टमर डिलाइटेड हो जाता है, अदरवाइज कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है, खुश है, हाँ 5 साल के लिए सोचा था और 5 साल हमारा ये मोबाइल काम किया, आई एम हैप्पी, ठीक है ना, कोई गिला शिकवा नहीं है, सेटिस्फाइड कस्टमर। लेकिन 5 साल के लिए सोचा था और 10 साल से चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है इस मोबाइल में, मीन्स क्या हो गया, कस्टमर डिलाइटेड। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो यही होता है, तो यही चीज, यही सिक्योर करने के लिए, यही सब चीजों को पाने के लिए, ठीक है। आप लोग का क्लास है, मैं भी क्लास को बंद करती हूँ, आप दूसरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग थैंक यू ठीक है, यू कैन थैंक यू मैम। वेलकम।